प्रॉपर बैच वालों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अपन आज सीखेंगे एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर से, पर्टिकुलरली मेटल्स की रिएक्शन। नॉन मेटल की भी बारी आएगी इस लेक्चर के बाद। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, लेक्चर्स को कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, केमिस्ट्री में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 9852871200 पर। अच्छे से सीक्वेंस में लेक्चर को देखिए। हर दिन के लेक्चर में बार बार बोलता हूं कि सेम डे निकालने की कोशिश करिए। और एप्लीकेशन पर जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस्ड की कोर्सेज हैं, पीडीएफ के साथ हैं, टेस्ट पेपर के साथ हैं। हर दिन लेक्चर प्रोग्रेस के साथ वहां पर वीडियोस ऐड होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब से ही सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, तो बाकी चीजों के लिए अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, केमिस्ट्री बाय लेजेंडरी डुओ पे, और बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज बेनिफिट्स वहां पर मिल पाएंगे। पीछे जो भी टेस्ट ली हुई है, उन टेस्ट को कोशिश करें कि एक बार दो बार और देना। हालांकि टेस्ट जो प्रोसेस है वो कोर्स के थ्रू ही हो सकता है, वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोर्स से जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग टेस्ट को बार बार दें, क्योंकि टेस्ट में मैंने पीडीएफ भी रखा है टेस्ट पेपर का, और टेस्ट को मैंने ऑनलाइन शेड्यूल भी करा हुआ है। तो दोनों तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ केमिस्ट्री की जर्नी को ऐसे ही खूबसूरती से आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड्स वाटर की तरफ। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उदास क्यों भाई? सुबह सुबह नहा के नहीं आते हो जी? हाँ सर, आधे तो नींद में होते हैं, आ जाते हैं सर, वही आप पर एक एहसान है। सुबह सुबह नहा वहा के आया करो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे, नींद नहीं आएगी। और रात में चावल का इस्तेमाल ना करो खाने में, पूरा दबा के चावल लेते हो रात में। हर दिन देखता हूं कि कल आज ये एब्सेंट है, कल वो एब्सेंट है, फिर परसों कोई और एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने का मोटिवेशन कहां से लाते हो? सोने से। तो फिर लगता है कि क्लास जो छूटेगी वो कैसे मैनेज करोगे? फिर अभी एब्सेंट है, 2-3 देख रहा हूं। क्या छोटू, कैसे हैं? ठीक है, पहचान रहे हैं ना? हाँ, आप लोग पहचान रहे कि भूल गए? 2 दिन कुमुद सर आए तो ऐसा नहीं ना भूल गए जी? याद है? हाँ, वही ना जिसके माथे पे लिखा हुआ है कुमार मन्नू। चलिए, एलिमेंट्स की रिएक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वाटर के साथ जी। हाँ, इसी में। तो एलिमेंट्स की रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटर के साथ। एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हैं। मेटल की रिएक्टिविटी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है पिछले क्लास, कि मेटल की रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है। नहीं, और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की तरफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही नहीं होगा, जरूरी नहीं है, जो एक जनरल रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एक जनरल रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेटल का इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट से एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्वस सॉल्यूशन अचीव करने में कितना कंफर्टेबल, यही है ना जनरल रिएक्टिविटी। और केमिस्ट्री में कंफर्टेबिलिटी का मतलब है डेल्टा जी का नेगेटिव होना या डेल्टा एच का नेगेटिव होना, मतलब हीट रिलीजिंग प्रोसेस। अगर रिक्वायरिंग है तो कम रिक्वायर्ड हो, और अगर रिलीजिंग है तो ज्यादा रिलीज। केमिस्ट्री में हमेशा यह ध्यान रखें, आसान होना और कंफर्टेबल रिएक्शन, मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन के कंफर्ट का ये मतलब ही है। ठीक है, किस चीज के? रिएक्टिविटी, आसान रिएक्टिविटी का। क्या? कोई भी प्रोसेस अगर आसानी से हो रहा तो उसका यही मतलब है कि डेल्टा जी का क्या हो जाना? नेगेटिव हो जाना, या डेल्टा एच का नेगेटिव की तरफ जाना। फिर से बोलिए। हाँ हाँ, वो और फास्ट हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर रिएक्शंस में हमारा रिएक्टेंट बीच में सडन वेपर में आ गया तो वो रिएक्शंस फास्ट होगा। अभी पिछले दिन बताया था कि भले ही लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सीजियम ज्यादा वायलेंट है वाटर की तरफ। तो उसका पॉइंट क्या था कि जो हीट रिलीज हो रही थी रिएक्शन के दौरान, वो हीट सफिशिएंट था सीजियम को इवापोरेट करने के लिए।
तो उसमें कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, उस समय ज्यादा रिएक्शन फास्ट होता है। आया जो देखिए वाटर की तरफ अब हमारा दो सेगमेंट में एलिमेंट है, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। थोड़ी देर के लिए मेटलवाइड्स को अपन हटा लेते हैं। मेटलवाइड्स की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अपने को नहीं पढ़नी है, 2-3 मेटलवाइड ही है जिसकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़नी होती है, जिसमें एक है बोरॉन और दूसरा है सिलिकॉन। बाकी का हम लोग उतना ज्यादा मेटलवाइड में बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज नहीं करते। बाकी मेटलवाइड्स मेल्टिंग पॉइंट में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, या हल्के फल्के बिहेवियर ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछ लिए जाते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पूछ लिए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है कौन, मेटलवाइड्स अपने सिलेबस में। बहुत हार्डली लीजिए तो बोरॉन सिलिकॉन, कभी एसिड की तरफ, कभी वाटर की तरफ, कभी ऑक्सीजन की तरफ। एनीवेज तो 2 सेगमेंट में हमने बांटा। अब मेटल पे, मेटेलिक रिएक्टिविटी को हमने पहले ही डील कर रखा है कि मेटेलिक रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, 3 चीजों पर, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन, इन तीनों चीजों पर। तो चलो मैं पॉइंट बना रहा हूं, रिएक्शंस ऑफ, पहला पार्ट मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। मेटल को 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं, ठीक से देखा जाए। जो हमारी रिएक्टिविटी थी, अच्छे से सीखा जाए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स थी, इसकी बातें हमने करी। ये ज्यादा तब होगा यदि मेटल के लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये कम हो कि ज्यादा हो, कम। जितनी कम उतनी रिएक्टिविटी को फेवर मिलेगी। सेकंड क्या पॉइंट था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, हीट ऑफ क्या हो नेगेटिव में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इस आधार पे मेटल को हमने जो सजाया है रिएक्टिविटी सीरीज में, इससे रिएक्टिविटी एक सीरीज तैयार करी गई है। ठीक से सुनिए अच्छे से, जिस सीरीज में, हालांकि इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे आप, रेडॉक्स में बताऊंगा। 3 बार इसे आप सीखेंगे, एक बार रेडॉक्स में, एक बार यहां, एक बार रेडॉक्स में, और एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी एलिमेंट्री लेवल पर सिखा रहा हूं। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक तैयार की गई जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जिसमें रेडॉक्स पोटेंशियल के आधार पर लगाया जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, ऊपर का जो एलिमेंट है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा है या कम, ज्यादा। उसी सीरीज में सबसे ऊपर कौन रखी हुई थी आपके सिलेबस में, लिथियम, ठीक है। तो ऊपर में जो रखे गए हैं सबसे टॉप पर वो है एस ब्लॉक मेटल्स। कौन है, फिर एल्यूमिनियम आया है, और एल्यूमिनियम के साथ उसके बाद अदर पी ब्लॉक मेटल्स। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद ठीक से एल्यूमिनियम ही रखिए, अदर पी ब्लॉक मेटल्स को भी हटा ले। इसके बाद क्रोमियम से लेके जिंक तक की पोजीशन, एक्सेप्ट कॉपर, एक्सेप्ट क्रोमियम से लेके किसकी पोजीशन है, जिंक तक की, उसी में आगे पीछे है। इसके बाद पी ब्लॉक से 2 एलिमेंट लिए गए हैं, टीन एंड लेड। इसके बाद हाइड्रोजन रेफरेंस लाइन पर, और उसके नीचे है कॉपर, और उसके नीचे है धीरे धीरे 4D और 5D सीरीज मेटल्स। बढ़िया से सीखेंगे। सबसे ऊपर क्या है, एस ब्लॉक मेटल, और एस ब्लॉक मेटल्स में आपने पिछले क्लास में उसका ऑर्डर लगाया है। एस ब्लॉक मेटल में बोलिए सबसे आगे कौन है, लिथियम के बाद, सीजियम के बाद
पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, है ना। लिमिटेड एलिमेंट्स का हमने किया था, सारे का नहीं करवाया था, बोला था जरूरी नहीं है। तो देखिए अच्छे से, सबसे ऊपर गया एस ब्लॉक और फिर एल्यूमिनियम। इसको आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में रख दें। किसे? एस ब्लॉक मेटल्स और एल्यूमिनियम को। इसे हमने क्या रख दिया? हाईली रिएक्टिव। सेकेंड लेयर पर जो आपका आया क्रोमियम से जिंक और टिन लेड, इसे अपन मॉडरेटली रिएक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडरेटली रिएक्टिव। और नीचे कॉपर को आप लेस रिएक्टिव बोलेंगे। कॉपर को क्या बोलेंगे आप? लेस रिएक्टिव मेटल। और नीचे 45D को आप क्या बोलेंगे? नोबल मेटल्स। इन्हें क्या बोला जाएगा? नोबल मेटल्स। पहले भी कई बार बोला है ये टर्म। ये एक रफ ट्रेंड है, ये एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं। जैसे 45D सीरीज से एक एलिमेंट है कैडमियम जो ऊपर, इसीलिए हमने बोला एक जनरल ट्रेंड। हमने यहां पे क्रोमियम से जिंक लिखा है, जबकि क्रोमियम के बगल का भी अगर आप लेते हैं, क्रोमियम से एक एलिमेंट पहले वैनेडियम, तो वो भी काउंट होता है। तो एग्जैक्ट अभी नहीं, एक बार में एग्जैक्ट सीखना भी नहीं है, स्टेप वाइज आप सीखें। तो चलिए, मेटल में हमने क्या क्या टर्म यूज किया? पहला हाईली रिएक्टिव, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव, और तीसरा लेस रिएक्टिव, और चौथा, 4 टर्म यूज किया। ध्यान से, ये हमने क्या लिखा दोस्त? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है इस तरह से? एस ब्लॉक मेटल्स और एल्यूमिनियम। ठीक है। क्रोमियम से जिंक और टिन लेड, इसे हमने किस कैटेगरी में रखा? मॉडरेटली रिएक्टिव। और कॉपर के जैसा जिसकी रिएक्टिव है और भी एलिमेंट है, उसे हमने किस में रखा? लेस रिएक्टिव में। और 45D को किस में रखा? नोबल मेटल्स में। कॉपर को कई बार नोबल मेटल में भी रख दिया जाता, लोग बोल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें पाप नहीं है, लेकिन नहीं रखना चाहिए। कॉपर लेस रिएक्टिव में कहलाता, नोबल मेटल्स में नहीं आता। फिर भी कॉपर को कई बार नोबल मेटल में काउंट कर लिया जाता, लेकिन स्ट्रिक्टली बोला जाए तो कॉपर नोबल मेटल नहीं है इन स्ट्रेट वर्ड। जैसे हमने बोला था कि लिक्विड मेटल, कि फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, ये लो मेल्टिंग सॉलिड्स है, इन्हें लिक्विड मेटल्स अपन नहीं बोलते हैं, बोलना ही नहीं है। लेकिन मैंने बोला अगर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे लास्ट में क्या करेंगे? लिक्विड मेटल कंसीडर कर लेंगे। पूछा जाए इनमें से कौन लिक्विड मेटल है? जिंक है, कॉपर है, सोडियम है, सीजियम है। अब क्या करेंगे आप? सीजियम को आपको पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बवाल मचेगा तो क्वेश्चन में बाद में बोनस आ जाएगा, तब भी आपका नुकसान नहीं है। बोनस नहीं आया तो फायदा आया उसके से। तो हाईली रिएक्टिव में बिना देखे बताएं क्या आया? एस ब्लॉक मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। गुड। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में कौन आया? क्रोमियम से जिंक एंड टिन एंड लेड। और लेस रिएक्टिव मेटल में आप हाइड्रोजन, कॉपर। और नोबल मेटल्स में आप 4D एंड 5D सीरीज मेटल्स। हाइड्रोजन के कौन ऊपर है? नोबल मेटल्स नीचे है, कॉपर नीचे है, बाकी मेटल्स ऊपर। रफली याद रखना हो तो सारे एस और पी ब्लॉक का मेटल्स ऊपर, एस और पी ब्लॉक, और 3D सीरीज ऊपर, कॉपर छोड़ के। रफली अगर याद रखना, ठीक है। तो चलो इसको भी मैं लिख देता हूं, अगर आपको इन जनरल याद रखना। तो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर में कौन कौन है? ऑल एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स प्लस कौन सी? 3D सीरीज। 3D सीरीज समझ रहे हो? इंटायर 3D सीरीज। किसे छोड़ के? कॉपर को छोड़। बस ये कहां है? ऊपर। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होती है। अब जो नहीं जानते रिडक्शन पोटेंशियल को, परेशान नहीं हो। नीचे हमारे कौन मेटल्स हैं? नोबल मेटल्स हैं। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट आर अपनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। ये क्या होता है? जिसे नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में सीखेंगे। अब ये एक्चुअली इसको समझो, ऊपर रखने का पॉइंट क्या है? ये एक्चुअली ये जो मेटल्स हैं ऊपर वाले, ये पहली बात, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल्स कौन है?
जो हाइड्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेफिनेटली एक्टिव मेटल्स अच्छे लेवल पर रिएक्टिव है कि कम लेवल पर, पुअर लेवल पर, अच्छे लेवल पर। दे कैन डिस्प्लेस एक्टिव हाइड्रोजन, ये सक्षम है किस चीज को डिस्प्लेस करने में? एक्टिव हाइड्रोजन को। अच्छे से देखेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करने में सक्षम। सर ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या है और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो? एक्टिव हाइड्रोजन वो वाली हाइड्रोजन एटम है जो या तो एसिड में है, एसिड की हाइड्रोजन है, या नहीं तो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच। क्या बोला? 2 पॉइंट, या तो वो एसिड का हाइड्रोजन या नहीं तो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तब हम वैसे हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। तो चलो ये भी मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन ऑफ एसिड्स, एसिड्स का हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हो गया जो रिप्लेसेबल होता है, और हाइड्रोजन अटैच्ड विथ किसके साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरल। इसीलिए जनरली लिखा है छोटू, ठीक है? क्लियर है? मतलब सिंपली क्या HCl का H एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? है या नहीं है? वाटर का H एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? है। मीथेन का H एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं? नहीं। पता चल गया? कितने लोग इसको समझ गए? हाथ उठाइए। वेरी गुड, सभी को आ गया समझ। चलो एक्टिव हाइड्रोजन CH3 है या नहीं? है या नहीं? HCl है या नहीं? है या नहीं? एसिड है ना, समझ में आया? H2S है या नहीं? इसको समझो, ये मैंने ऐसे नहीं बनाया, ये मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, सही है? H2S है या नहीं? है। कैसे पता चला? एसिड है, हाइड्रोएसिड H2S, ठीक है? अच्छा, अमोनिया है या नहीं? है। क्यों? नाइट्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाई? हाई। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0 है। अच्छा, C2H6 है या नहीं? कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर कार्बन जो है वो ये है, और कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट नहीं होता। कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट नहीं होता। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हमेशा समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 के अराउंड रहे मिनिमम। फिर से बोल रहा हूं, कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाए, इसका एक जनरल आइडिया क्या मतलब है? इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगभग कितनी है? 3 के अराउंड। और आपको लिस्ट हमने करवाया है, हाइड्रोजन से ज्यादा 9 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और 3.0 या उससे ज्यादा कितने? पहली है फ्लोरीन, कितनी? 4.0। दूसरी है ऑक्सीजन, कितनी? 3.5। तीसरी है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, 3.0 कह रहा हूं, ठीक है? थोड़ी सी ज्यादा होती है क्लोरीन की। तो कितने हो गए? बस 4। 4 ही एलिमेंट हैं जो नॉर्मली 3.0 से ज्यादा। अब बाकियों को बनाया जाता, जैसे C2H2। हाँ, जैसे मान लो कि अगर हमने लिया C2H2, तो C2H2 ये है, ध्यान से देखेंगे, है एसिटिलीन। देखिए यहां पर इस बार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच। कैसे? ये कार्बन है दोस्त sp, और यहां जो कार्बन थी वो sp3। कहानी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
sp कार्बन की ज्यादा होती है, पढ़ोगे आगे, sp2 से, और इसकी ज्यादा होती है sp3 से। आगे पढ़ोगे कितने का अंतर होता है, तो काफी, ये 3.25 बोली जाती है, और ये 2.75 लिखा जाता है, और ये 2.5 लिखते हैं। तो तीनों कार्बन में किस कार्बन को आप मानते हैं? sp कार्बन। इसीलिए एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन है वो क्या माना जाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन माना जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बेंजीन का कार्बन बोलूं तो क्या ये मेरा एक्टिव हाइड्रोजन माना जाएगा या नहीं? बेंजीन वाली जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्या यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन ये मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बोलो। नहीं। कितने लोग को आ गया समझ में? क्या कारण है जी? कार्बन यहां पर कौन सी है? sp2। तो हमें कौन सी कार्बन लेनी है? sp कार्बन लेनी है, तब जाकर के हमारी वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट होगी। यहां पर ये काउंट नहीं हो सकती है, वजह यहां काउंट होगी, वजह दोनों तरफ sp कार्बन। ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैंने लिया मान लो एथेनॉल का H, एथेनॉल में दो तरफ H है, क्या है ये? एथेनॉल है। क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है? इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन वाली? ये वाली। क्या ये एक्टिव है? क्या ये एक्टिव है? ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये वाली एक्टिव है। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये किससे अटैच है? हाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से अटैच। अच्छा चलो अगला, क्या हमारा HCN का हाइड्रोजन एक्टिव है या नहीं? अच्छे से सोच लो। है? कितने लोगों को लग रहा है? उठाइए। सब लोग को लग रहा है, वेरी गुड। है कैसे? कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 4। कार्बन 4 बॉन्ड। तो देखिए आप 4 बनाओ ना, HC हाइड्रोजन तो 1 बनाएगा, और नाइट्रोजन को 3 बनानी होती है। तो जब आप ट्रिपल बॉन्ड करोगे तो मेरा कार्बन कौन सा कार्बन हो गया? sp हो गया। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हुआ या नहीं हुआ? तो एक्टिव हो गया। पूरा ओवरऑल CN ग्रुप ही बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, क्योंकि दोनों sp है, नाइट्रोजन भी sp और कार्बन। क्या ये आया समझ में? तो क्या कंक्लूड हुआ? वो वाली हाइड्रोजन एटम जो या तो एसिड का हाइड्रोजन है या नहीं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच है, हम उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन एटम। किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक। अच्छा, HI लिया तो अब बताओ है या नहीं? है। गड़बड़ नहीं करना, पढ़ाया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उठिए बताइए। ऑक्सी में 3 स्ट्रॉन्ग, ऑक्सी एसिड में कौन? नहीं नहीं, 6 एसिड पढ़ाया था आपको स्ट्रॉन्ग। कौन कौन है 6? HBr, HI, HF नहीं, HCl, HCl, HBr, HI 3, और H2SO4, पर क्लोरिक एसिड, HClO4 और HNO3। गुड, बच गए, नहीं तो अभी पड़ जाता अच्छे से। 3 ऑक्सी में HClO4, H2SO4, HNO3, और 3 हाइड्रा में HI, HBr, HCl। समझ गए? ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं। तो बोलो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? हमने तो एसिडिक ही बोला, स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोला था। एक्टिव के लिए क्या बोला था? एसिडिक होना ना, स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोला है, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HI वाला होगा या नहीं होगा एक्टिव हाइड्रोजन? ये भी होगा। तो HF होगा या नहीं होगा? वो भी होगा। क्या आया सभी को समझ में? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है? एथेनॉल, मेथेनॉल कोई भी रहे अल्कोहल वाला प्रोडक्ट तो वो होगा एक्टिव।
ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन की बातें की गई। अब नाउ, अब हमने बोला कि भैया कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव मेटल इसे क्या कर सकता है, डिस्प्लेस। एक्चुअली हमें रिएक्शंस पढ़नी है वाटर से, यही ना मेरा टॉपिक है, लेकिन पहले हमने आपको यह सिखाया, जैसे 9-10 में आप पढ़ते हो कि सोडियम वाटर में गया, हाइड्रोजन गैस दिया, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों आपने ये पढ़ा है कि सोडियम वाटर में जाके हाइड्रोजन दे रहा। तो एक्चुअली वाटर में जो हाइड्रोजन है वो कौन सी हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करने में वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी में ऊपर है। इसीलिए अगर कहीं हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस हाइड्रोजन को हटा के वहां पर कौन जाके बैठेगा, एक्टिव मेटल, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। ठीक है, क्योंकि उनके आयन स्टेबल बनेंगे, तो वो जाकर के वहां पर पोजीशन एक्वायर करेगा। तो इसे दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ने, एक्टिव हाइड्रोजन को एक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस, एक्टिव हाइड्रोजन को एक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस किया। क्लियर हो गई चीजें, बोलो क्या छोटू, ये क्यों, जहां भी एक्टिव हाइड्रोजन है हर जगह होगा, हाँ हर जगह होगा, सीधा देखो, चलो फिर से समझा दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन नहीं रखना छोटू। मान लो मैंने शुरुआत करी वाटर से, एक्टिव हाइड्रोजन है, हमने लिखा, देखते जाएं, HCl, फिर से एक्टिव हाइड्रोजन है, अभी आपने पढ़ा HCN, एक्टिव हाइड्रोजन है, HI एक्टिव हाइड्रोजन है, HO और इधर लगा दिया C2H5 एथेनॉल, एक्टिव हाइड्रोजन है, हमने लिखा H2SO4, एक्चुअली इसमें अटैचमेंट को नहीं दिखाया गया, मतलब सिंपली एसिड में H किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से। एसिड में H किससे अटैच होता है छोटू, देख लो, ये OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना, ठीक है। तो आगे से जब भी लिखेंगे इस तरह, हाँ C2H2 अभी आपने पढ़ा है या नहीं, NH3 अभी आपने पढ़ा है या नहीं, है ना जी, H2S है या नहीं, एसिड। तो ये सारे कौन से हाइड्रोजन है, एक्टिव। अगर यहां पे मैं क्या लगा दूं, कोई एक्टिव मेटल, क्या लगा दूं, कोई एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल का मतलब कौन था, हाइड्रोजन के ऊपर, लाइक अगर बहुत अच्छी एक्टिव मेटल लेनी है तो S ब्लॉक का ले लूं, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम वगैरह ले लूं ना, तो ये क्या करेगा, बोलो ये क्या करेगा, ये हमारे एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर, और डिस्प्लेस करने का मतलब होता है इनको बाहर फेंके। हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील, तो ऐसे चीजों में हम भूल के भी एक्टिव मेटल को नहीं रख सकते, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है तो जलने लगेगा। इसीलिए आपने 9-10 में सुना होगा कि सोडियम को पानी में नहीं रख सकते हैं, सोडियम को एयर में नहीं रख सकते क्योंकि एयर में मॉइस्चर। आपने पढ़ा होगा सोडियम को अल्कोहल में नहीं रख सकते, वहां पे बताया जाता है सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहां पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा नहीं रखना है कि केरोसिन में ही रखना, क्या बोलना है, किसी ऐसे सॉल्वेंट में रखना है जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं, ठीक है। तो ये मेटल ने क्या किया, सभी को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद के प्रोडक्ट पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। वाटर में क्या बना है, मेटल की ऑक्साइड, ध्यान से, अरे 2 H+ निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया एक्चुअली, या H+ ही मानो, तो 2 H+ जब हटा, मेटल आयन बना करके H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो H2 बाहर हुआ, क्या नहीं आया समझ में, मेटल एक्चुअली किसे हटा रहा है, तो इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है छोटू, अच्छे से सोच समझ के बोलो, इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये जो +1 है इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, हाइड्रोजन एटम बनेगा, और हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो आखिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको,
मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा, मेटल। तो आप ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय, क्या बोलोगे जी, मेटल। ये जो हमारा एक्टिव मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोजन से किधर है, ऊपर। क्या आपने पढ़ा, जो मेटल जितना क्या हो ऊपर, वो रिएक्टिव उतना ज्यादा। इसका क्या मतलब है, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन, क्या क्या पढ़ा था, इज फुल। ऑक्सीडेशन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, इज फुल। इसका मतलब जो जितना ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा रखता है, यही ना पढ़ा था। तो हाइड्रोजन के ये सारे क्या है, एक्टिव मेटल ऊपर, इसीलिए हाइड्रोजन की जगह ये आएंगे और ये लूज करेंगे। तो ये लूज करेंगे तो हाइड्रोजन को वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो क्या बनेगा, H। लेकिन H फ्री एटम रह पाएगा क्या, हमने पढ़ा था एटम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होती है, एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता, एक्सेप्ट इनर्ट नोबल गैसेस, एटम्स ऑफ इनर्ट नोबल गैसेस। तो H एटम्स कंबाइन होकर वापस क्या बनने लगेंगे, H2 बनने लगेंगे, इसीलिए बाहर क्या आ गया, H2। अब ये H प्लस लिया तो यहां पर सारे पर नेगेटिव आएगा ना जी, नेगेटिव आएगा ना। तो प्रोडक्ट सोचो यहां पर क्या आएगा, O पर कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस। तो जब O पर 2 माइनस आएगा तो क्या बन गया, ऑक्साइड। इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ, मेटल की क्या बन गई, ऑक्साइड। तो मान लो मेटल में सोडियम, क्या मान लिया, तो बोलो क्या बनेगा वहां पे, NaOH, सॉरी Na2O, Na प्लस ऑक्साइड, यही ना, दैट इज Na2O। या फिर आप क्या लिखते हो, NaOH। क्लियर है, ऑक्साइड ही पानी में हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी पढ़ाया था। अगला आ जाओ, ये क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, अगला बताओ क्या बनाएगा, ये C2H2 था, नहीं HCN था, बोलो क्या बनाएगा, NaCN बनेगा ना जी, Cn माइनस, बोलो क्या बनाएगा, NaI। नेक्स्ट बताओ क्या बनाएगा, C2H5O Na, बोलो बनेगा ना। अगला बोलो क्या बनेगा, Na2SO4। नेक्स्ट बताओ दोस्त क्या बनेगा, ये ना Na2C2 ना, सोडियम कार्बाइड, Na2C2। अगली क्या बनाएगी, नाइट्राइड, तो Na3N ना, लेकिन संजोग से नाइट्राइड में Na3N नहीं होता, ये फॉर्मूला ही नहीं होता। कैसे, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सोडियम यहां पर अमाइड बना लेता है, ये जेई एडवांस में भी पूछा होता, NaNH2 बना लेता। खैर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, अब आगे पे आ जाओ। अगला क्या बनेगा, Na2S ना, सल्फाइड ना जी। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर आपने एक्टिव मेटल लिया तो डिस्प्लेस किया एक्टिव हाइड्रोजन को, तो आगे से ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है जो 9th-10th में आप रट लेते हैं, क्या कि सर सोडियम कैल्शियम ये मेटल हमने रटा हुआ है कि पानी में और एसिड में हाइड्रोजन दे देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पानी और एसिड में ही हाइड्रोजन, पानी और एसिड के अलावा यहां बहुत सारी चीजें लिखी गई है, वहां भी हाइड्रोजन दे रहा है। एथेनॉल में या अल्कोहल में हाइड्रोजन दे रहा है, HCN में हाइड्रोजन दे रहा है, एसिटिलीन में हाइड्रोजन दे रहा है, एसिटिलीन देता है ना हाइड्रोजन, वहां एसिटिलीन हुआ ना C2H2। तो ये सब में जहां भी वो एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसको डिस्प्लेस करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अब ये क्लियर हो गया कि एक्टिव मेटल इसीलिए वाटर में जाने पर क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। और क्या बनाएगा साथ में, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड ही क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। चलिए इस तरह से जो हमारा मेटल्स हैं ठीक से, इनमें जो एक्टिव मेटल्स है ये किससे रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर से। और जो मेटल किसके नीचे है, बिलो हाइड्रोजन, कहां पे जी,
रिएक्टिविटी सीरीज में ना, बोलो, इन रिएक्ट, आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड अच्छे से कीजिए ना, लग नहीं रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं। आप लोग में एनर्जी नहीं दिखती है। आपको निकालना है कंपटीशन कि मुझे निकालना है, तो एनर्जी हम में क्यों रहे, आपसे क्यों गायब रहे? भूख लगी है तो बोलो, अगर लगी है तो अभी के अभी हम यहां समोसा, कोल्ड ड्रिंक सब मंगवाया जाएगा। लगी है, लगी है, चंदा किया जाए। अरे एनर्जाइज होके पढ़ो ना भाई। तो ये वाला अब बोलो वाटर से रिएक्शन करेगा और ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, बस यही समझाना था। तो अब कोई मारा मारी अपने पास नहीं, ये वाटर से रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। और ये करके क्या देगा, मेटल की ऑक्साइड या मेटल की हाइड्रोक्साइड, एम फॉर मेटल, और प्लस कौन सी चीज, ये क्लियर हो गई अच्छे से? अब आ जाओ, ध्यान से देखते जाओ प्लीज। अब मेटल भी अपना अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ, एक्चुअली 4 कैटेगरी में बटा हुआ, या 4 नहीं बोलो तो 3 भी बोल सकते हो। पहला हाईली रिएक्टिव, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव, तीसरा लेस रिएक्टिव, और चौथा नोबल मेटल्स। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, अच्छे से सोचिए, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने की उतनी टेंडेंसी रखेगा कि हॉट वाटर से? कोल्ड वाटर से। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी रखेगी। ये तो सिंपल सी बात समझ में आती है। तो अगर मैंने लिया एक कोल्ड वाटर और अगर एक लिया हॉट वाटर, क्या लिया, कोल्ड वाटर, और फिर मैंने क्या अज्यूम किया, हॉट वाटर, तो कोल्ड वाटर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेगा ना, बोलिए, तो कौन लेगा, M प्लस, ध्यान से, M प्लस H2O जो कोल्ड वाटर से लिया, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाया और प्लस हाइड्रोजन, लेकिन मेटल कौन होंगे, तो ये S ब्लॉक, कौन मेटल होंगे ये, और वो भी बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़। कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा जी, S ब्लॉक मेटल्स, किसे छोड़ के, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। अब हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेगा, बाकी सारे मेटल्स ना, नहीं, बाकी सारे एक्टिव मेटल्स, बाकी सारे एक्टिव मेटल्स। ये बन गया हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी एक्चुअली ये प्रेफर करेगा ऑक्साइड बनना, कोल्ड वाला की हॉट वाला, ये पहले क्या बनेगा, ऑक्साइड। फिर धीरे धीरे जब आप गर्म करते रहते हैं तो हो सकता है कि ये हाइड्रोक्साइड बन जाए, और हाइड्रोजन गैस तो इसे भी आनी। पढ़ाया था हमने, मेटल की ऑक्साइड को बेसिक एनहाइड्राइड बोलते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड पर भी वाटर जाने से एसिड बनती है, और बेसिक एनहाइड्राइड मेटल ऑक्साइड पर भी वाटर जाने से बेस बनती है। इसे हम हाइड्रोलिसिस बोला करते थे। नोट्स को रिवीजन किया कीजिए, क्लियर है? तो इसमें बाकी मेटल्स आएंगे या बाकी एक्टिव मेटल्स आएंगे, रेस्ट एक्टिव मेटल्स। क्या इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम आएगा या नहीं, वो भी आ जाएगा। ध्यान रखिए बेरिलियम नहीं आता, कहानी अजीब है इसकी, तो आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तब भी चलेगा, बहुत आपसे परेशान नहीं किया जाए। बेरिलियम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, तो बेरिलियम जल्दी यहां पे नहीं आ पाता। बेरिलियम को कितना भी हम ट्राई करें वाटर से, वाटर की तरफ वो रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है? तो बेरिलियम को एक इग्नोर करके चलते। क्या छोटू, ऐसा नहीं कि बेरिलियम रिएक्टिव मेटल नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बेरिलियम कुछ कुछ चीजों की तरफ बहुत ज्यादा पैसिव हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्साइड का फिल्म बहुत तेजी से चढ़ा लेता है अपने ऊपर। कुछ कुछ मेटल के साथ ये प्रॉब्लम है कई बार। केमिस्ट्री इसीलिए आपको थोड़ी कम समझ में आती है या उलझी समझ में आती है। यहां पे ये होना चाहिए, ये नहीं होता। कई बार रिएक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है मेटल के, कई बार उसकी जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव होना ही उसकी प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, जैसे उसे हम रिएक्शन कराने के लिए एयर के कांटेक्ट में वो आया, हम कहीं पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो
तो एयर के कांटेक्ट में आने के साथ ही ऊपर में एक फिल्म बना लेता, लेयर किस चीज का, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके स्टेबल ऑक्साइड का, बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता। और वो इतना स्टेबल ऑक्साइड लेयर है, आप छील के हटाएंगे फिर रिएक्शन कराएंगे फिर हो जाएगा। सर बनने ही नहीं देंगे, वो भी संभव है कि नहीं आप बनने देंगे, तो उस केस में क्या होगा, आप पानी में डालेंगे या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे, वहां जो ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है, उसी से रिएक्शन कर जाएगा पहले वो। तो बेरिलियम के साथ यही प्रॉब्लम है, ऊपर में छिलका लगा लिया, किस चीज की लेयरिंग से ले आता, ऑक्साइड की। तो कई बार ये चीजें होती है कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसे वहां पे रिएक्शन करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता है। पढ़ना होता है आपको, जैसे ये पढ़ना होता है कि एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव। तो आपके सिलेबस में लिखी हुई है कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाती है। जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं एल्यूमिनियम पर तो रिएक्शन नहीं होती है, जबकि नाइट्रिक एसिड बिल्कुल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। तो एल्यूमिनियम की उससे अच्छी रिएक्शन होनी चाहिए, क्यों नहीं होता है, वो तुरंत में ऑक्साइड का एक फिल्म तैयार कर लेता। समझ रहे हैं, ये सब आइडिया आपका बढ़ेगा ना, तो आपके दिमाग में एक स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी। अच्छा, केमिस्ट्री में हम नियम कानून से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर जाना, जैसे जीवन में नियम कानून से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे जाना ज्यादा अच्छा होता है। नियम कानून को ज्यादा मानने के चक्कर में क्या होगा, जो समाज ने बनाया है वो अपनी सुविधाओं के लिए बनाया ना जी, वो अपनी सुविधाओं के लिए बना, वो एक स्ट्रक्चर के लिए बनता। केमिस्ट्री में नियम कानून ज्यादा फॉलो नहीं होगा, प्रैक्टिकलिटी फॉलो होती है ज्यादा। ठीक है, तो हाँ बोलिए। देखिए, जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, आपका कहना सर वो कोल्ड से कर रहा तो हॉट से जल्दी करे, ये बात को समझिए, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर कोई चीज कोल्ड वाटर से आराम से रिएक्शन कर जा रहा है या किसी सब्सटेंस से ही आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहा है और रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है, तो हीट एक प्रोडक्ट होती है, हीट एक, क्योंकि प्लस हीट लिखते हैं ना, हीट एक प्रोडक्ट। और अगर आपने उस रिएक्शन को गर्म किया, ऐसे रिएक्शन को, तो हीट प्रोडक्ट है, आप गर्म कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को और बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपने ये सुना है, प्रॉपर में है आपने तो सुना होगा, प्रोडक्ट को अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैक होती है, एलसी प्रिंसिपल बोलते हैं ना इसे। तो ये रिएक्शन बैक होने लगेगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, उसको और गर्म करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, वो रिएक्शन बैक हो सकता। क्लियर हो गया, वो ऑलरेडी हीट लिबरेट कर रही है। तो जहां आग जल रही है वहां जाओगे माचिस लेके आग जलाने, बेवकूफी वाली चीज है ना, तो ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, तो ये कभी नहीं लाना है कि और तेज हो जाएगा गर्म पानी में देने से, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक। तो कोल्ड वाटर से कौन किया रिएक्शन, एस ब्लॉक, एक्सेप्ट, और हॉट वाटर से बाकी के एक्टिव मेटल्स। आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। सो अब अगर एग्जाम्पल्स लू मैं अलग अलग ब्लॉक से, सोडियम प्लस H2, चलो बोलो क्या आएगा, NaOH प्लस H2, सही है। मैंने कुछ नहीं लिखा है तो कोल्ड हुआ या हॉट, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां। चलो, अगर मैंने लिखा कैल्शियम प्लस H2O, कोल्ड या हॉट, क्या बन जाएगा, CaOH2 प्लस हाइड्रोजन, सही है। चलो, अगर मैंने लिखा, देखते जाएंगे, Zn प्लस H2O और मैंने लिखा यहां पर कोल्ड, क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, नहीं होगी, हाँ वेरी गुड, नहीं होगी। Zn ऊपर है, 3D ऊपर है, तो मैंने ये कहां बोला कि कोल्ड से जो ऊपर है वो रिएक्शन करता है, कोल्ड में S ब्लॉक ही सिर्फ रिएक्शन करता है। मैंने ये तो बोला कि ये रिएक्शन करेगा, लेकिन कब करेगा, हाँ इसे गर्म करनी पड़ेगी, तब क्या हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैंने बोला आप हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन समझदार लोगों की तरह बात करनी हो तो ऑक्साइड लिखे ज्यादा सही है जी, प्लस हाइड्रोजन। अगला आ जाओ, मैंने दिया कॉपर प्लस H2O, गर्म किया, बोलो क्या होगा,
रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों जी? कॉपर नीचे। अगर मैंने लिया टीन प्लस H2, बोलो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। कोल्ड में कि हॉट में? हॉट में। तो देखो ये SnO2 बन जाएगी, SnO2 प्लस H2। टीन की किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बन जाएगी? 4 SnO2। अगर मैंने लिखा सीजियम प्लस H2, कोल्ड में ना जी क्या बन जाएगी? CSOH प्लस हाइड्रोजन। अच्छे से सुनते जाएं, बहुत मजेदार चीजें बता रहा हूं धीरे धीरे। अगला, अगर मैंने लिखा एल्यूमिनियम प्लस H2O, बोलो होगी या नहीं होगी? हॉट में होगी। वेरी गुड। तो इसमें पहले क्या लिख सकते हो आप? नो रिएक्शन। फिर हमें अगर गर्म करने को दिया गया तब मैं बोलूंगा Al2O3 या फिर AlOH3 और प्लस हाइड्रोजन। सही है जी? चलो, अगर मैंने लिख दिया रेड हॉट सिल्वर, रेड हॉट सिल्वर पर स्टीम दिया गया, क्या होगा? बोलेंगे सर कुछ नहीं होगा, पैसा बर्बाद। कुछ होगा क्या? क्यों? क्योंकि सिल्वर नीचे नोबल मेटल, कितना भी गर्म कर ले वो वाटर से रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, चल अभी बहुत कुछ इसमें करना, धीरे 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 धीरे। अब आइए SnO2 क्या बनाना चाह रहे हैं आप? नहीं बनाइए, टिन स्टेबल ऑक्साइड प्लस 4 में ज्यादा बना। आपने तो केमिस्ट्री पढ़ा है, टीन की 2 और 4 में हम 4 में ज्यादा प्रेफर करते हैं, अनलेस की स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो टीन 4 में ज्यादा प्रेफर करता। बाकी लोग तो ये नहीं पूछे, ठीक है। अगर लेड लिया जाए तो क्या होगी? पीबी, कोल्ड में या हॉट में? हॉट में। हॉट में ना क्या बनेगा? टीन और लेड दोनों की 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 2 और 4। लेड 4 में, टीन 4 में प्रेफर करता है, लेड 2 में प्रेफर करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होती है 4 में, अगर सुना हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। बस लेड का किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा तो लेड के पीबीओ में बन गया। या आपने क्या लिख दिया? PbOH2 और प्लस हाइड्रोजन। सभी का क्लियर हो गया? मैग्नीशियम का H2O से कोल्ड में, बोलो क्या होगा? नो रिएक्शन। याद आ गया? क्या करनी पड़ेगी दोस्त? गर्म। क्या बन जाएगी इस तरह से? MgO या फिर MgOH2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाइए। ये तो क्लियर हो गया कि नीचे वाला मेटल जो है, इसको सर कुछ भी आप कर ले, कुछ होना जाना नहीं, चाहे गर्म कर ले कि रेड हॉट कर ले। लेकिन जो ऊपर में ही है उनमें भी कुछ मेटल्स के पास ये कलाकारी है कि वो ना तो ठंडे में रिएक्शन करते हैं ना गर्म में रिएक्शन करते हैं। उनके लिए हमें और कह सकते हो कि मोबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, कांटेक्ट एरिया बढ़ाना पड़ता है, स्टीम की तरफ ले जाना पड़ता है वाटर को, और मेटल को हीट करते हुए, मतलब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई, जिसको आप थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना। कुछ लोगों को 6 बार बोलना पड़ता है तब सीखते हैं, कुछ लोग 1 बार में सीखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। सर मेरी थ्रेशोल्ड हाई है, ठीक है। तो क्या बोला हमने दोस्त? कुछ मेटल्स ऐसे हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो है ऊपर, लेकिन फिर भी वो ना कोल्ड से ना हॉट से रिएक्शन कर पा रहे। उनके लिए हम क्या करते हैं? स्टीम और मेटल को हीट करते हुए, ठीक है, ध्यान से। फ्यू एलिमेंट्स which belong to prior or upper part of reactivity series. Do not react with water.
विथ कोल्ड और इवन हॉट वाटर। देखो क्या लिखा, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं कहां पे, प्रायर और अपर पार्ट किसकी जी, रिएक्टिविटी सीरीज से, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और, जबकि वो ऊपर वाली सीरीज में फिर भी वो कोल्ड और हॉट से रिएक्शन नहीं करते। तो क्या होता है ऐसे केस में, दे रिक्वायर, उनको जरूरत पड़ रही है किस चीज की, जरा अच्छे से देखें ठीक से। पहला पार्ट, जैसे आयरन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, तो इनको स्टीम की जरूरत, Fe किसकी जरूरत पड़ती है, निकल भी थोड़ा इस कैटेगरी में आता है, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, इन सबको किसकी जरूरत पड़ती है, तैयार रहिए, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज, नजरें बनाए रखें। अब थोड़ा हम लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव जोन में जा रहे हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा वो सबको आता है, ठीक है, मोर और लेस, थोड़ी बहुत आपको ज्यादा आती है कि आपको समझ बढ़ गई, अच्छा क्यों वाटर से हाइड्रोजन दे रहा था, बाकी ये लगभग सबको आता है कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है वो सब वाटर से रिएक्शन करे, कोई कम जाने कोई ज्यादा जाने, लेकिन इतना जरूर जानता है कि एग्जाम में काम निकल गया उसका, आपने थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ा एक डेप्थ में, या थोड़ी बहुत उसमें कलाकारी की जाए तब भी आपका क्लियर होगा। लेकिन अब जो बातें आ रही है वो यूनिक है, मतलब कंपटीशन में डिफरेंशिएट करेगा आपको दूसरों से। जी फास्फोरस की बात आप कर रहे हैं ना, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं, पहले समझ लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, इस बार हमने चालाकी से मेटल की जगह क्या लिख दिया, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपर पार्ट पे रिएक्टिविटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको जरूरत होती है। पहला पॉइंट क्या लिखा, स्टीम, तो स्टीम की जरूरत होती है किन्हें, आयरन को, निकल भी बोल ले या आयरन से काम चला ले, हमारे सिलेबस में एक ही, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन वगैरह। एक्चुअली ये सब वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं और हाइड्रोजन देंगे, लेकिन इनको जरूरत किसकी पड़ेगी, स्टीम। तो स्टेप वाइज लेता हूं, मतलब ये सब वाटर से रिएक्शन करेंगे और क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे, मुद्दा है हाइड्रोजन देंगे, छोटू मुद्दा है हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूं ना जो हाइड्रोजन दे सके। तो आपने जो एग्जांपल लिया फास्फोरस वाला, स्टीम में पार्शियली डिकम्पोज हो सकता है, वो हाइड्रोजन नहीं देता, समझ में आ गया क्यों यहां पे नहीं लिखा फास्फोरस। अब आइए वापस, ये उनका डाउट था, बाकी लोग ध्यान ना दें, खतरों से खेलें लेकिन खतरों के खिलाड़ी ना बने, वो हम हैं, आप नहीं। केमिस्ट्री में आप अपने सब्जेक्ट में, आपका भी अपना एक सब्जेक्ट है, क्या, खेतरई है ना जी, आ सही है। अब एक एक करके डील करते हैं। पहला लिया लोग आयरन, Fe को जब हम हीटेड Fe ले, गर्म Fe ले, और इस पर क्या डाले, H2O, कौन वाली H2O, स्टीम पास करवाए, तो उस केस में ये दो तरीके का मिक्सचर ऑक्साइड बनाता है, FeO और Fe2O। ध्यान से सुने, आयरन 2+ वाला भी और आयरन 3+ वाला भी, दोनों जोड़ के एक को आप क्या बोलते हो, फेरस ऑक्साइड। कलर में चढ़ा देना लिस्ट में, फेरस ऑक्साइड की कलर होती है ब्लैक, बताया भी था, इसकी कलर होती है ब्लैक और इसकी कलर होती है ब्राउन। कुल मिला के दोनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, Fe3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड हुई, इसमें FeO Fe2O3 दोनों, और प्लस क्या बनाया जी, हाइड्रोजन, प्लस क्या बनाया, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है। तो Fe हीटेड, एक्चुअली हमें गर्म करनी पड़ी और उस पर स्टीम पास करनी पड़ी, आयरन को हीटेड करनी पड़ी और स्टीम पास करनी पड़ी, तो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कभी लोहे की कढ़ाई देखे हो, उसमें खाना बनता है या नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। उसको यूज हम लोग करते हैं किस चीज के लिए, पॉपकॉर्न वगैरह या कुछ उस तरीके का हम लोग फ्लफी चीज बनाते हैं तब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुंजा बोलते हैं ना, बालू डाल के और फिर उसमें हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां हीट का काम,
और हम लोग सैंड इसलिए डालते हैं कि आयरन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ये बहुत अच्छी तकनीक है। बालू उसमें क्यों डाली गई? लोहे से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। क्यों सर? उसको ऐसे समझो, अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन एक्चुअली बनेगा नहीं, जलेगा। क्योंकि आप लोहे को आप जो यूज कर रहे हो वो स्टील की पैन है। मैंने बोला लोहे की कढ़ाई जो काली वाली होती है, समझ रहे हो? तो अगर आप उस पर बनाओगे तो क्या होगा? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपका खाना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। कुछ भी आप जो पका रहे हो उसमें क्या है? मॉइस्चर है। तुरंत स्टीम किससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ये और हाइड्रोजन। भैया ये जो है ना, ये जंग है, मतलब सीधा सीधा हम जंग खा रहे हैं, रस्ट है, वो आपके खाने में जा रहा है आयरन के ऑक्साइड। इसीलिए बहुत सलीके से उसे रिप्लेस किया गया है किससे? स्टील से। स्टील नॉन रिएक्टिव है, पैसिव है वाटर की तरफ, चाहे आप कितना भी हीट कर ले वो वाटर की तरफ पैसिव है। तो स्टील मेटल है या अलवाई है? अलवाई है। अलवाई और मेटल में यही अंतर है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में मेटल को रिप्लेस कर चुके हैं, हटा चुके हैं। मेटल यूज नहीं करते हैं अपन, अलवाई यूज करते हैं, प्योर मेटल यूज नहीं करते। कौन रिस्क ले कब हवा से भिड़ जाए, कब पानी से भिड़ जाए, कब एसिड से भिड़ जाए, कब अपने बैगन की सब्जी से भिड़ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हम लोग अलवाई यूज करते हैं, क्योंकि अलवाई की रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होती है? कम होती है। लोहे को देखा होगा, छोड़ दो बाहर, एक दिन में जंग लग जाती है। तो जंग लगने का मतलब क्या है? यही रिएक्शन, धीरे धीरे मॉइस्चर से रिएक्शन होता है। तो हम लोग लोहे को तुरंत पेंट कर लेते हैं। छड़ वगैरह में भी देखे होंगे आप लोग, पेंट कर दिया करते हैं। तो एनीवेज आ जाइए, अब समझ में आ गया क्यों हम लोग लोहे की पैन में खाना नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हम नहीं ला सकते हैं वेजिटेबल को या वैसे ग्रेन्स को, जो मॉइस्चर है जिसमें, उससे क्या होगा? वो वाटर से रिएक्ट करके तुरंत ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन इसीलिए जलाने लगता है, तुरंत जलने लगेगा, आपका खाना तुरंत जल जाएगा। देखोगे तो तुरंत आग लग जाएगी वहां पे। लोहे के पैन में बनाने वाले लोग बनाते हैं बहुत सारी चीजें, वैसी चीजें बनानी होती जिसमें वो धंधोर करना होता है, देखते हो सड़क पे। तो आ जाओ, पहला क्लियर हो गया जी। Fe किससे रिएक्ट किया? स्टीम से। हीटेड Fe, स्टीम डाला, ये बन गया। कोल्ड या हॉट वाटर से Fe रिएक्शन नहीं कर रहा। दूसरे पे आ जाओ, किस पे बातें कर रहा हूं? बोरॉन, कार्बन वगैरह पे। ठीक से, अगर आपने कार्बन भी लिया, एमॉर्फस कार्बन, ये ग्रेफाइट नहीं है और ना ही डायमंड है, ठीक है? क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड काफी कम रिएक्टिव है। डायमंड तो हम लोग केमिकली नॉन रिएक्टिव बोलते हैं। ये एमॉर्फस कार्बन है। शुरू में थोड़ा इसलिए डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन में बताया ना, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो ये जो मेरा कार्बन है, नॉर्मल कार्बन केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान लिखने का मतलब होता है एमॉर्फस कार्बन। तो ये जो मेरा कार्बन है, अब इसकी बातें हो रही है। कार्बन भी रेड हॉट करना पड़ेगा आपको, और इस पे वापस क्या डालना होगा? स्टील। और ऐसा करने से ये फिर बन रहा है CO प्लस H2। CO प्लस, इसे आप बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोला जाता है? वाटर गैस या सिंथेसिस गैस, क्योंकि अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल होता। तो अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, अल्कोहल के सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता, इसीलिए हम सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं इसे, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। इसी से अल्कोहल कैटलिस्ट डाल करके अल्कोहल तैयार किया जाता है, खास करके मेथनॉल। तो एनीवेज, रेड हॉट कार्बन पे स्टीम डाला तो वाटर गैस बना। 9-10 में आपने पढ़ा भी होगा, जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, मुझे अभी भी याद है, 9-10 में मैंने भी पढ़ा था। लाल तप्त कोक पर जब वाष्प प्रवाहित करते हैं तो भाप अंगार गैस का निर्माण होता है। गलियाए नहीं है बे, ये शब्द है, भाप अंगार गैस, वाटर गैस, ठीक है? यही वाली है वो। तो रेड हॉट कार्बन पे स्टीम डाला तो क्या बना? CO प्लस H2 बन गई, ठीक है? ये भी देख लिया। इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये H2 बन गई। फिर मैं एक चीज और समझाऊंगा ध्यान से। तीसरा नंबर मैंने लिया सिलिकॉन, बोरॉन भी ले लो, सेम केस है यहां भी वही है। क्या? बोरॉन पर भी अगर आपने बोरॉन को भी रेड हॉट किया, रेडनेस पे, और वहां भी क्या डाला आपने? स्टीम डाला, ये भी ऑक्साइड प्लस H2 बनाता है। ऑक्साइड का फॉर्मूला B2O3, क्योंकि बोरॉन थर्ड ग्रुप का है ना, 3A का, तो +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या बन गया? B2O3 प्लस कौन सी चीज? हाइड्रोजन। सही है? अगला नंबर किसका मैं लू? सिलिकॉन। D नंबर ले लू मैं, सिलिकॉन।
मतलब इन लोगों में एक्टिव हाइड्रोजन की तरफ सिलिकॉन लिया। बोलो क्या लिखूंगा, सिलिकॉन में भी क्या लिया मैंने, रेडनेस। इसीलिए मैंने बोला कि मैं मेटलॉइड की बातें भी कर दूंगा, परेशान नहीं होना, जितना यूज होगा उतना मैं कर दूंगा। स्टीम लेने पर ये भी क्या बना रहा है, SiO2 प्लस हाइड्रोजन। आपने यहां पे तीन, ये तीनों एक्चुअली मेटल तो नहीं, ये तीनों एक्चुअली मेटल तो नहीं, फिर भी सर आपने यहां पे रिएक्शन किया, क्यों किया, तो इस बात को अब समझना। ये तो क्लियरली नॉन मेटल है, ये मेटलवाइड है, लेकिन वैसे नॉन मेटलवाइड है जिनमें नॉन मेटल्स का कैरेक्टर ज्यादा है, कई बार बोला, फिर भी सर आपने जबरन यहां क्यों लिखा। दिमाग में आ रहा हो क्या सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इस तरह की चीजें आ रही होंगी, जबकि इनकी आयोनेशन एनर्जी हाई है। ध्यान से देखिए, समझाएं। एक्चुअली जो मेटल हमारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा, रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का मतलब हाइड्रोजन के किस ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में पहुंचा रहा, +1 को किस में पहुंचा रहा, 0 में। ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है हाइड्रोजन का, ये रिडक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन का, रिडक्शन। तो मेटल्स हमारा कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग। और ये पहले भी पढ़ाया है, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब है इट्स रिड्यूसिंग पावर, मतलब मेटल्स एज कौन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कई बार बोला, सही है। बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स में काउंट होते हैं, इसीलिए इनका रिएक्शन हमने वाटर से डील किया, जब ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और डी ब्लॉक वाले से भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कार्बन से अच्छे रिड्यूसिंग, जिंक से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ये इन सभी से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब अगर वो लोग वाटर को रिड्यूस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्या आया समझ में, क्लियर हुआ अच्छे से। ये डेफिनेटली रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से मैंने यूज नहीं किया इसको, हां मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से जरूर यूज किया, मैंने मेटल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नहीं लगाया है, क्योंकि ये तो मेटल है ही नहीं, लेकिन इनके रिडक्शन पोटेंशियल को जरूर यूज किया, और वो समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली समझो इनके रिड्यूसिंग पावर को जरूर यूज किया। तो चलो आ जाओ, मैंने क्या समझाया, एक्चुअली मेटल जो हमारा एक्टिव मेटल है, ये अपना दोस्त वाटर से रिएक्शन कर रहा है ना, और ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। तो मेरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्त किस में जा रहा, तो मैंने बोला कि ये रिडक्शन करवा रहा है। इसका ये क्लियर मतलब हो गया कि मेरे जो ये एक्टिव मेटल्स हैं, ये अच्छे कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड या स्ट्रॉन्ग दोनों लिख सकता हूं। कौन वाले, जो एक्टिव है, एक्टिव कौन है, जो हाइड्रोजन के ऊपर। और हमने बोला कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ध्यान से, एंड सिलिकॉन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप यहां तक कि मेटलर्जी में याद करो, कार्बन को खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, कार्बन रिडक्शन, कोक रिडक्शन, CO रिडक्शन खूब बोलते हो। हेमेटाइट ओर लेकर के 9th-10th में एक्सट्रैक्शन किया था तो कोक डाला था, कार्बन डाला था ना। तो कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इवन देन many of the 3D सीरीज मेटल्स, सही है। यहां तक कि ये बहुत सारे 3D सीरीज मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव, और यहां तक कि टिन लेड से भी। सोचो कितना, टिन लेड तो P ब्लॉक में, देख लो अच्छे से लाइन को। ये जो बोरॉन है, ये जो कार्बन है, ये जो सिलिकॉन है, आप ये दिमाग में ना लाएं कि सर मेरे दिमाग में कब तक रहेगा, ये सब नहीं सोचना आपका काम है, आपके दिमाग में रहेगा, हम उड़ने ही नहीं देंगे। आप पकड़ना क्यों चाह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सर निकल जा रहा है, वोलेटाइल हो जा रहा है, होने दीजिए,
होने दीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे तो बीपी अपने आप कम हो गई, तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी बढ़ने दीजिए, अभी जाने दीजिए, जो आए जो उड़े। अरे 30% रहा, 30% बचता है दिमाग में कि वो भी नहीं बच रहा, 30 बच रहा ना, ज्यादा बच रहा, 30 ही चाहिए अभी। इसको बढ़ा के हम 70-80 तक लेके जा कर ले। 100 तो मेरा नहीं है, हम आपका कैसे कर सकते हैं? 100 तो मेरा भी नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सर निकल जा रही है इसलिए टेस्ट में कम नंबर आ रही है, सर बार बार कर ले रहा हूं फिर सर क्या बोलते हो उड़ जा रहा है, नंबर नहीं आ पा रहा, सर इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहा। इसके लिए मारामारी नहीं करना है भाई, बार बार बोलता हूं, नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। तुम्हें कंपटीशन निकालना, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आपने एक लक्ष्य के साथ काम करना है। आपको नंबर आपका लक्ष्य नहीं, नंबर लक्ष्य है। नंबर लक्ष्य है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है नंबर लक्ष्य हो सकता है? नंबर तो डिपेंड करता है, सामने वाला चाह लेगा तो आपका खाता नहीं खुलेगा भाई। हाँ, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं 10th तक खूब पढ़ाता था, पढ़ाने का मुझे बचपन से शौक था, स्टैंडर्ड 3 से पढ़ा रहा हूं खूब बचपन से। तो टीचर शुरू में क्या करते थे, बेंच लगा दिया करते थे, तो बेंच लगा के और फिर उस पर खड़े होके हम तब पढ़ाते थे। कई बार बेंच मेरा बैच में अपने ही क्लास में पढ़ाते थे अपनी स्कूल में, तो जो मेरा दोस्त वोस्त था उन लोगों को पढ़ना नहीं था मेरे से, क्योंकि दोस्त से क्या पढ़ेगा भाई, घर के मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात है। तो वो बेंच पे क्या करे, इधर से पैर मार दे, समझ रहे हो ना? तो मैं उलट जाऊं बार बार, फिर मैं रोते रोते जाता था सर के पास, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल आकर के फिर 4 बार पिटते थे, फिर मुझे मजा आता था क्योंकि मैंने नहीं मारा लेकिन मैंने पिटवा तो लिया ही। तो पढ़ाने का बड़ा शौक था। तो मेरा एक दोस्त था, है इवन बहुत अच्छा मेरा प्यारा दोस्त है, ब्रजेश। आज सुबह सुबह फेसबुक पे उसकी एक पोस्ट देखी, किसी बच्चे का डाला ना कि वो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन आ गया, तो अचानक याद आ गया, सुबह सुबह देखा। तो ब्रजेश मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, तो हम उसे पढ़ाया करते थे। तो हम लोगों के समय में 10th में मैथ्स में होता था कि मैथ्स आपको 2 पेपर लेने होते थे। अगर आपने लिया एक एक्स्ट्रा पेपर लेना होता, जिसे बोलते थे अपन एडवांस्ड मैथमेटिक्स, जो आजकल 11th में ट्रिगोनोमेट्री बन गई है। तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स बहुत टफ होती थी। एक तो हमारे बोर्ड में पहले 9th प्लस 10th था, सिर्फ 10th नहीं था। हम पनौती आदमी है भाई, हमने जिस साल बोर्ड दिया उसी साल 9th हटा, और जिस साल हमने 12th का बोर्ड दिया उसी साल 11th भी हटा। पनौती आदमी। हा? अच्छी कोचिंग खोले, कोविड आ गया, बताइए वो बंद हो गई। तो लिटरली 9th 10th दोनों था, और हमने बोर्ड दे दिया, अगले साल 9th हट गई। 11th 12th दोनों था, हमने बोर्ड दे दिया 12th का, फिर 11th हट गई। पनौती हुए ना। तो दोस्त को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ा रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, खूब पढ़ाया। वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। मेरा दोस्त कभी पता नहीं वीडियो देखेगा तो बड़ी गाली देगा, तो हाँ ठीक है। उसके बाद जब हो गया ना, तो उसको थोड़ा घमंड आ गया, क्या अरे बहुत पढ़ लिए, अब तो नंबर आएगा, क्योंकि बोर्ड का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे प्रीवियस ईयर्स वाला, जैसे होता है लोगों को पीवाईक्यू बना के, उसे भी ये चीज लगा। तो वो बोला कि अब तो मेरा हो गया, वो मेरी वैल्यू भूलने लगा। उसे लगने लगा सेल्फ स्टडी इज द ओनली वे टू अचीव द गोल। हमने बोला रुक बेटा बताता हूं। हमने बोला अच्छा ठीक है, सीख लिया, हाँ टेस्ट ले, हाँ टेस्ट में कितना ले आओगे? अब तो ले आएंगे 90 के ऊपर ले आएंगे। हमने बोला तुम 30 ला करके दिखा दो। बोला 30 क्यों नहीं ला सकेंगे? लगी शर्त। हमने बोला 30 छोड़, तू 10 ला के दिखा दे। 10 पे शर्त लगी कि 10 तो फिर आइसक्रीम खिलाना। 100 नंबर का पेपर हमने बनाया और 10 नंबर उसको लाने थे। छात्र को आया 0 नंबर, हमने 1 दे दिया और कॉपी पे लिख दिया, छात्र को विनय बस 1 नंबर दिया जा रहा। तो जबकि मैं खुद उस समय में क्या हूं, स्टूडेंट, तो मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं। तो आपको भी मैं ये कह रहा हूं, ये आप कभी गफलत में ना रहे कि मैं नंबर के लिए पढ़ रहा हूं। अगर सामने वाला चाह रहा है तो आपका नंबर आएगा कभी क्या? खूब ऑनलाइन वालों ने कूद कूद के पढ़ाया। क्या पढ़ाया बेटा? पेन नहीं लगाना पड़ेगा, फिजिक्स में पेन नहीं लगाना पड़ेगा। वाकई पेपर ऐसा आया कि पेन नहीं लगाना पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ी पेन लगाने की। तो नंबर के लिए नहीं पढ़ना, वो डिपेंड करता है पेपर पर कि आपका नंबर क्या है। आप नॉलेज के लिए पढ़ें, आप चीजों को बढ़ाएं, सीखें, देखें कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर कभी नहीं, ऐसा नहीं कभी करना। तो ध्यान से सुनिए, वही हमने समझाया। तो कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है, अब यहीं से डिफरेंशिएट होंगी चीजें।
ये तीनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां तक कि बहुत सारे 3D सीरीज वाला, 3D सीरीज मॉडरेटली रिएक्टिव था, तो उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब समझो तो एस ब्लॉक को छोड़ दिया, तो उनसे भी ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो अगर ये कर सकते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी। सो बीइंग द रिड्यूसिंग एजेंट, बीइंग द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन रिड्यूस किसे जी? वाटर टू किसमें? हाइड्रोजन। ये वाटर को रिड्यूस करके क्या दे सकते हैं? हाइड्रोजन दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे कौन से एजेंट है? रिड्यूसिंग। अब क्लियर हुआ? एक बार देख ले, पहले इसको अच्छे से समझ ले। किसी को कुछ डाउट लग रहा हो फिर मैं एक बार डिस्कस कर दूं। फिर से बोलिए। नॉन मेटल्स, हाँ, नॉन मेटल्स होके रिड्यूसिंग होके क्यों हुआ ये तो आगे आएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल आ रही है, वहां पे आएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स होके भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा शुरू में पढ़ाया है। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है अच्छे? फ्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन वीक, तो टेंशन ये नहीं लेना है। नॉन मेटल्स है रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ है हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉमन चीजें क्या रहती है? नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दिमाग से चला जाएगा। तो हम लोग इतना इस पर काम करेंगे ना अलग अलग तरीके से कि वो बाद में एक कॉमन फैक्ट बन जाएगा। इतनी बार हम लोग रिपीट करें तो इग्नोर करें आप। ये क्लियर हो गया? इसीलिए इन तीनों को हमने वाटर से स्टीम के फॉर्म में जब रिएक्शन कराया है, तो ये इन्होंने क्या किया? क्या डिस्प्लेस करा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा। बेसिकली क्यों किया है? क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां तक कि बहुत सारे 3D सीरीज के मेटल से भी और टिन लेड से भी। तो इन्होंने कंफर्टेबली वाटर को रिड्यूस करके हाइड्रोजन लाया। इसके अलावा आपको किसी नॉन मेटल्स में या मेटलॉइड्स में नहीं जाना जो क्या दे सके? हमारा हाइड्रोजन दे सके। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं। आपने देखा है, यहां ध्यान नहीं दिया, मैंने ऊपर जो लिखा है, few elements which belong to prior or upper part of reactivity series do not react with cold or even hot water. They require, उनको जरूरत पड़ी किस चीज की? और हमने लाइन देके छोड़ा, इसका मतलब और पॉइंट ऐड होना। अब क्या अगला पॉइंट ऐड होगा? ध्यान से। ऑक्सीजन, दे रिक्वायर, बवाल बात है, बहुत बड़ी बात। सामान्य पढ़ने में स्टूडेंट्स को कभी नहीं समझ में आता। क्या है पॉइंट? समझिए। गैलियम और इंडियम, आप पहले ये बताएं, गैलियम एंड इंडियम की मैं बात कर रहा हूं। गैलियम एंड इंडियम, आप मुझे ये बताएं, ये दोनों मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है या नहीं? किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? मेटल है कि नॉन मेटल है? तो पी ब्लॉक मेटल है। तो क्या मैंने बोला? ऊपर कौन कौन है? सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल्स, N3D सीरीज कॉपर छोड़ के। तो ये पी ब्लॉक मेटल ऊपर है या नहीं? इसका मतलब ये एक्टिव मेटल है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है कि ज्यादा? अच्छा रिएक्टिव है, बढ़िया रिएक्टिव। तो इनको वाटर से रिएक्शन करके H2 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? H2 टुवर्ड्स वाटर। लेकिन ये तब तक नहीं देंगे जब तक क्या ना मिले? ऑक्सीजन नहीं मिले। मतलब इनका भी थ्रेशोल्ड हाई है। तो इनको, गैलियम और इंडियम को, जब तक आप क्या लिखेंगे? डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर,
अनलेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। नहीं समझे? और वो भी एक्सेस लिख दो, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। और जब मिल गया तो फिर उसके बाद बनेगा Ga2O3 और In2O3 प्लस हाइड्रोजन, तब दिक्कत नहीं है। अब ये बात देखो, मान लो मैंने अभी पढ़ा दिया, लेकिन इस बात की इंपॉर्टेंस कितनी है ये बात आप बीइंग स्टूडेंट नहीं समझ सकते। मान लो मैंने जो नॉलेज था, ज्ञान था, मैंने दे दिया। इनऑर्गेनिक में ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बात की इंपॉर्टेंस कितनी, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमारे छोड़ने का स्कोप बहुत ज्यादा है। जनरल ट्रेंड को मैं पढ़ा के या टीचर्स कवर करके आगे निकल जाए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और लाइन बाय लाइन पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तब बहुत वास्ट भी हो जाएगा। ऐसे में ये पिक करना कि कौन सी चीज रेयर है और रेयर हो करके भी आने के चांसेस है, ये बड़ा मुश्किल है इस बात को पिक करना। मैं अपनी बात बताता हूं, ये वाला पार्ट मैं हमेशा पहले क्लास में पढ़ाया करता था। जो लोग पढ़े हुए हैं उनके नोट्स में भी पलटेंगे तो उनको मिल जाएगा। लेकिन जब मैं पढ़ाता था तो कभी एग्जाम में वैसा कभी दिखता नहीं था कि गैलियम इंडियम का सवाल है, कभी नहीं था। एक बार संजोग से एक साल मैंने ड्रॉप किया था, एक बैच में, एक साल नहीं, वो भी एक बैच में मैंने ड्रॉप किया था 23 में, एक बैच में ड्रॉप किया। और जानते हैं उसी साल के जेईई मेन के पेपर में आया। इनमें से कौन ऐसा है जो तब तक वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा अनलेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट? उसी साल के जेईई मेन के पेपर में। तो मुझे झटका भी लगा, अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि कई साल से मैं पढ़ा रहा हूं, लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंटेंट। और आपके एनसीईआरटी में है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन लोग तो पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के जनरल ट्रेंड को, इसलिए ये रिएक्शन नहीं आ पाता। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको वैसे कंटेंट पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा जो कंटेंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन रहेगा तो आपके नंबर भी क्या आने? कॉमन आने। ये एक क्वेश्चन अगर हमने डाल दिया, आप बताओ कि अगर आ गया कि कौन सा ऐसा, अभी भी आज के डेट में भी नहीं बच्चा पढ़ता, क्योंकि आज के डेट में भी उसे जो पीवाईक्यू उसके सामने में टीचर प्रेजेंट करते हैं उसमें ये क्वेश्चन ही मौजूद नहीं रहता। 30% 40% ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन स्टूडेंट बना पाते हैं। क्यों? बाकी दिखाया ही नहीं जाता। सारे पीवाईक्यू लोगे ना तो पागल हो जाओगे, उतना देखे भी नहीं हो कभी। 25 साल पहले की मेरे पास जो किताब है उसमें पी ब्लॉक 8-10 पेज में क्वेश्चन, नीट वाली मैं बात कर रहा हूं, और अभी जो है वो 2 पेज में। अरे 20 साल पहले वाले जो एआईपीएमटी के क्वेश्चन बैंक उसमें 5 पेज 6 पेज में, और अभी वाले में 2 पेज में। ये कैसे हो रहा है? क्वेश्चन घट रहा है क्या? कहां जा रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट ही नहीं हुआ कर पा रहे हैं लोग, दिखा ही नहीं पा रहे। और अगर दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए भी आना चाहिए, स्टडी करना पड़ेगा खुद को भी। तो ये 2 ऐसे मेटल, क्या समझ में आया आपको? ये 2 ऐसे मेटल है गैलियम एंड इंडियम, जो कि तब तक वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक ऑक्सीजन मौजूद ना हो। मतलब O2 के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, छोटू संगति बहुत इंपॉर्टेंट है रे, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारी हो कि आपके पेरेंट्स की हो कि ये आपके दोस्तों की। संगति आपके सोचने समझने का तरीका, थॉट प्रोसेस, वर्किंग कल्चर, आप में बोलते हैं ना आमूल चूल परिवर्तन कर देगा, मतलब गजब का परिवर्तन कर देगा। संगति ऐसी चीज है। संगति समझते हैं हम कहां से पढ़ते हैं, किस सोर्स से पढ़ते हैं, किस टीचर से पढ़ते हैं, किस किताब से पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या, किस तरीके से एजुकेट करते हैं, हैंडल करते हैं, हमारे सीनियर्स हमें क्या हैंडल करते हैं। अंधविश्वास समझते हो ना? अंधविश्वास तो समझते हो, ब्लाइंड फेथ समझते हो ना जी? वो भी क्या एक तरीके की संगति है। जो उसमें विश्वास करते हैं वो कभी मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं होता। जो कल्चर एक बहुत सारी जो चीजें आ रही है पहले से, क्या वो सही है? वो बीच में किसी ने लगाया और वो गलत है। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग को पैराशूट की तरह खोलता है। हमने बोला है बंद पैराशूट कभी काम नहीं करता, इसलिए दिमाग खोलिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छी किताबों की संगति में रहिए, 2-3 अच्छे दोस्त मिल करके प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे दोस्त का मतलब जो लोग हार्ड वर्किंग हो। अच्छे दोस्त का वो मतलब नहीं जो गोरे हो, रंग के आधार पे हम दोस्त चुने, पैसों के आधार पे हम दोस्त चुने, ऐसा नहीं। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य की एक कहानी सुने हो? अभी 1-2 दिन पहले सुना रहे थे किसी को। शून्य की एक कहानी सुनिए, समझते हो? शून्य तो सबसे छोटी डिजिट है ना,
तो शून्य के अमेरिकन टेलीविजन पर शून्य की एक कहानी आई। कहानी ये थी, शून्य सबसे छोटा डिजिट है। क्लासरूम में जैसे बाकी डिजिट्स स्टूडेंट है, शून्य भी एक डिजिट स्टूडेंट है। क्लास नई नई क्लास बैच फॉर्म हुई, पहले ही दिन 9 बहुत ताकतवर डिजिट था, 9। तो 9 क्या किया, 8 को एक थप्पड़ लगाया जोड़कर। 8 ने सवाल किया क्यों पीट दिया भाई? 9 ने बोला हमारी दादागिरी है, क्योंकि हम बड़े हैं, सीनियर है। ये सुनते ही 8 ने 7 को लगा दिया, 7 ने 6 को लगाया। पूरी क्लासरूम में थप्पड़ चल रही है। और ऐसा ही नहीं कि 8 ने 7 को लगाया, 9 ने भी 7 को लगाया, अब 9 6 को भी लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा डर कौन गया होगा? 0 और 1। सबसे ज्यादा डर कौन गया? 0 और 1। 1 ने बोला भैया 0 तुम क्यों डर रहे हो? बोला कि अब तो सब मिलके लगाएगा। तो 1 ने बोला तुम टेंशन नहीं लो, हम नहीं पीटेंगे। तो क्यों? आप तो भैया बड़े हैं। 1 ने बोला बड़ा वो नहीं है जिसके पास ताकत ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा है, बड़ा वो है जो आपको छोटे होने का एहसास नहीं दिलाता है और आपको भी साथ में लेके चलते हुए आपको भी बड़ा कर देता है। तो 1 आके चिपक गया 0 के साथ और बन गया 10। बाकी तो आप समझदार हैं। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। वही शून्य कितना ताकतवर हो सकता है आपको अनुमान है? किसी में गुना हो जाए समाप्त कर दे रहा है, किसी में जुट जाए कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हा? वो शून्य जो होते हैं वो शिक्षक की तरह होते हैं। शिक्षक के बारे में चाणक्य ने क्या कहा था पता है? शिक्षक जो होते हैं उनके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। सुने हो? टीचर जो होते हैं उनकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। चाणक्य ने कहा क्या मतलब? अगर टीचर अच्छा मिल जाए, संगति अच्छी मिल गई, आप कहां से कहां चले जाएंगे। अगर मिल गया वो, अरे ठोको ठोको ठोको, 5000 ठोको। सुने हो? अगर मिल गया तो आप भाई प्रलय नहीं, आप दुनिया समाप्त करवा लेंगे। तो इसीलिए बोलता हूं संगति अच्छी चीज है। अच्छी किताब को पढ़िए। ये जो हम लोगों का टेम्परामेंट है, कुछ भी होता है हम चल इस टेम्परामेंट को बदलिए, कुछ भी होता है चल देते हैं गूगल पे सर्च करने। गूगल अच्छी संगति है, लेकिन आपको परखने आएगा तब तो। गूगल पे मैं कहां से पढ़ूं? गूगल पे ज्ञान सारा सही पड़ा हुआ है क्या? 90% से ज्यादा ज्ञान तो फर्जी पड़ा हुआ है। तो आपको ढूंढने नहीं आ रहा है ना, तो आप उसमें से संगति नहीं बना सकते अपनी। तो कुछ भी होता है वहां नहीं जाइए। कुछ भी होता है यूट्यूब पे देखने मत चल दीजिए। वाटर से रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं लोग, कैसे पढ़ रहे हैं, पागल हो जाओगे। 20 चैनल पढ़ोगे तब भी ये रिएक्शन नहीं आएगा। इसलिए क्लासरूम में जो पढ़ा रहा हूं अच्छे से सीखो, बिलीफ रखिए अपने टीचर्स पर, हम लोगों पर। हम लोगों के पास बहुत अनुभव है। एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए। ना ये सोचना है कि भूल जा रहे हैं याद कैसे होगा, और ना ये सोचना है ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम। समझ गए? ये 2 चीज को दिमाग से निकाल देना। क्या क्या? भूल जा रहे हैं याद कैसे रहेगा, और दूसरा ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम। ये दोनों को दिमाग से निकाल दो। ये हमें पता है आपको कितना पढ़ना और पढ़ाना, ये हमारा काम। गैलियम इंडियम वाला काम क्लियर हो गया अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? प्लैटिनम वाटर से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? प्लैटिनम वाटर से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? नोबल मेटल है, 45 डी सीरीज का, इसलिए पीरियोडिक टेबल याद रहना जरूरी है। अब आ जाओ, ये जो मेरा वाटर से रिएक्शन हुआ है, इसमें कब सॉल्युबल प्रोडक्ट बना है और कब इनसॉल्युबल बना। अब इस बात को दिखाता हूं ध्यान से। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, मेटल का ले रहा हूं, नॉन मेटल वाला नहीं जी, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ध्यान से सुनते जाएंगे अच्छे से।
हाँ सॉरी, solubility of metal oxides and hydroxides। अजी देखिए, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हैं, सिर्फ उसमें से कौन सॉल्युबल होंगे? एस ब्लॉक। ये पहले भी पढ़ाया है, फिर से बता रहा हूं। ओनली एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, एक्सेप्ट। अब एक और पॉइंट, ये वाले जो है यही हमारे स्ट्रॉन्ग बेस भी, ये हमारे क्या है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये यही और सिर्फ ये ओनली स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है और सिर्फ यही है, ये भी कह सकते हैं। हालांकि लैंथेनाइड्स को भी यूज करना चाहिए, बट अभी हमने छोड़ दिया। क्या बोले, नेगेटिव? नहीं, OH माइनस देने की टेंडेंसी इनको काफी ज्यादा है, क्योंकि आयन बनाने की टेंडेंसी इनकी काफी ज्यादा है, एस ब्लॉक की, है ना, आयन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस में हो गया, OH माइनस जल्दी दिया। एनीवेज, तो एस ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड ही सिर्फ सॉल्युबल है, बाकी सारे मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स क्या है, इनसॉल्युबल। तो चलो पहले मैं एक बार टेस्ट कर लूं एग्जांपल के थ्रू। सॉल्युबल इनसॉल्युबल बोलना, सॉल्युबल को टिक लगाना, इनसॉल्युबल को काटना। बोलो CuO, जल्दी बोलो, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। नहीं पीटी याद रहेगा भाई, भारी परेशानी में पड़ोगे। इनसॉल्युबल। चलो GaOH होल 3 क्या है जी? CsOH, K2O, MgOH होल 2 इनसॉल्युबल ना, वेरी गुड। Al2O3 इनसॉल्युबल, ZnO इनसॉल्युबल, CrOH होल 3 इनसॉल्युबल, Fe2O3 इनसॉल्युबल। कोई दिक्कत? PbOH होल 2 इनसॉल्युबल, SrO सॉल्युबल। क्यों जी? एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक आया ना, ठीक है, सॉल्युबल। BaO सॉल्युबल, BeO इनसॉल्युबल, Ag2O इनसॉल्युबल, सही है। CsOH सॉल्युबल, SO3 इनसॉल्युबल। क्या समझ में आया? गलत आया, गलत आया, गलत आया। हमने मेटल पढ़ा है ना, ये मेटल है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। नहीं सर, हम लोग थेथरई में PhD लिए हुए, फंसेंगे ही फंसेंगे, जहां जाना मना है वहां भी जाएंगे सर। फंसने के लिए तुम लोग तैयार बैठे हुए हैं सर। हाँ, कोई जाल ही नहीं डाल रहा है या डाल रही है, नहीं रे, ये गलत हो गया, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल की कहानी नहीं थी। अब अगर समझना है कि क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? SO3 पर पानी डालो, क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस होगी, करवाइए हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो? H2SO4 पढ़े हो, इसीलिए एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। H2SO4, अब ये एसिड बन गया। अब बोलो ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। एसिड ज्यादातर पानी में सॉल्युबल है, इसका मतलब SO3 सॉल्युबल रहा कि इनसॉल्युबल? ऐसे डील हुआ। तो आप ये नॉन मेटल वाले में भी बना सकते हैं, ये सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस साथ में याद भी करवाया आपको, हुआ या नहीं हुआ? अभी तक हो ही रहा है, जल्दी कर ले भाई। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो ये सॉल्युबल होगा। तो चलो अब क्या करें अपन, जितने भी लिखे हैं सारे में सॉल्युबल इनसॉल्युबल जोड़ दे, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ, NaOH सॉल्युबल को सॉल्यूशन लिखें, वो घोल बन गया, मिल गया सॉल्यूशन, और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हुआ ना, बोलो CaOH होल 2 सॉल्यूशन या PPT? सॉल्यूशन। ZnO PPT को ऐसे लिखते हो जी,
SnO2 पीपीटी, CSOH सॉल्यूशन। ऐसे रिएक्शन लिखी जाती है। बोलो Al2O3 AlOH3 पीपीटी, PbO PbOH2 पीपीटी, बोलो MgO MgOH2 पीपीटी, बोलो सही है ना? हाँ ये बताइए FeO Fe2O3 Fe3O4 क्या हो जाएगी? पीपीटी। सही है, चलो आगे आ जाओ। CO नहीं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, आया समझ में? तो नॉन मेटल ऑक्साइड है अगर, तो CO हाइड्रोलिसिस में जाएगी या नहीं? रुक जाइए रुक जाइए, पहले मेरे क्वेश्चन को सुन ले, पीछे की क्लास पर बेस्ड है। CO नॉन मेटल के ऑक्साइड है, मुझे सॉलिबिलिटी देखनी है, एसिड बना के सॉल्युबल हो रहा है, क्या बना के हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो CO एसिड बनाएगा, हाइड्रोलिसिस में जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? रुक जाओ, बोलने दो। क्या? हाँ वेरी गुड, क्योंकि CO NO N2O H2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे, इसीलिए CO हाइड्रोलिसिस में जाएगी जी? नहीं जाएगी। B2O3 जा सकती है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करना, ये एसिड बना सकता, लेकिन हम लोग नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। बस इतना सीखना था कि CO क्या था, वही मैं चेक कर रहा था, न्यूट्रल ऑक्साइड्स याद है या नहीं, इसीलिए मैंने बोला बार बार यूज करूंगा भाई, आप भूलेंगे भी तो याद आ जाएगा। CO NO N2O H2O, OF2 भी है, लेकिन OF2 एक्चुअली ऑक्साइड नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? देख भाई, क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं कल एक टेस्ट लिया था मैंने, परसों टेस्ट में मैंने डाला था क्वेश्चन, इनमें से किस ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? अभी मैंने परसों टेस्ट लिया है, विच ट्रांजिशन मेटल लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम? कुछ लोग बना भी देंगे, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, और एक ऑप्शन था क्या दिया था, कुछ था Fe। ये क्वेश्चन एम्स में या AIPMT किसी में आया? इसका आंसर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसमें जिंक की, सबसे ज्यादा इसमें Fe की, Fe के बाद Mn के बाद Cu के बाद Zn। आप सारे क्वेश्चन बैंक को पलट ले, सारे की बात मैं कर रहा हूं, आपको सी ही आंसर दिखेगा। ये मेंस का क्वेश्चन है या नीट का क्वेश्चन? एग्जैक्टली या तो मेंस है या नीट है या कोई एग्जाम है, ध्यान नहीं आ रहा। ये पूछा हुआ है, शायद किसी PMT में ही पूछा हुआ है। आप सारे क्वेश्चन बैंक को पलटे, और मेरे पढ़ाने के बाद भी मेरे से सवाल किया गया, स्टूडेंट नहीं किया कि सर आपने इसका आंसर गलत दे दिया, क्योंकि सभी ने। और क्या कर रहा है बच्चा? अब हमसे नहीं पूछ रहा है, वो गूगल कर रहा है। यही मैं समझा रहा हूं आपको, हम बार बार क्यों समझाते। इसका आंसर नहीं हो सकता है, जिंक नहीं होगा आंसर, इसीलिए क्योंकि जिंक ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है। अब इतनी छोटी बात किसी को, और मेरे पास फोटो पड़ी हुई सभी स्टूडेंट ने भेजा है, हमने किसी को शुरू में नहीं बताया, टेस्ट लिया उसके बाद ताबड़तोड़ सब फोटो भेज रहे हैं। कोई गूगल का रेफरेंस भेज रहा है, कोई वेदांतों का रेफरेंस भेज रहा है, ऑनलाइन वाले कोचिंग का रेफरेंस, कोई किताब का फोटो भेज रहा है, क्वेश्चन बैंक का। हम मजे ले रहे हैं। गए कल क्लास में डिस्कस करने, हमने खूब उसके बाद गलियाया, भरमन जम के गलियाया, उसके बाद बताया। इतनी सी बात तुम्हें नहीं दिख रही, वो ट्रांजिशन मेटल लिखा हुआ है। तब तो यहां पे सोडियम आंसर दे देता, ऑप्शन दे देता, तो सोडियम टिक कर देता। बे पगला हुआ है क्या? सोडियम दिख रहा और जिंक नहीं दिख रहा बे। तो क्वेश्चन पे कई बार क्या करना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज आपका लंका लगा देगा तुरंत। अभी इनऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन पे कितना बवाल मचा हुआ, जेई एडवांस्ड पे, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे, 2025 के जेई एडवांस्ड के एक क्वेश्चन पे इतना बवाल मचा हुआ है। एक ऑप्शन उठाया गया है एटकिंस की किताब से, वो ऑप्शन एटकिंस, एक
केमिस्ट्री की किताब है, वहां से उठाई गई है वो लाइन। और उस पर इतना बवाल मचा हुआ कि अगर आईआईटी ने अपना एक आंसर हटा लिया, एक ऑप्शन हटा लिया, तो टॉपर चेंज हो जा रहा है, टॉपर सीधे शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब साउथ और कोटा की वो लड़ाई है, वो शिफ्ट कर जाएगा टॉपर एक क्वेश्चन से। ऑल इंडिया रैंक 1 चेंज हो रहा है, तो एक क्वेश्चन का आप अंतर समझते हैं कितना होता है, और वो कितना पीछे चला जाएगा रैंक में, जो एक पर है वो कहां चला जाए। इसलिए बार बार समझाता हूं भाई, सोर्स अच्छा चुनो, बढ़िया चुनो, ज्ञान ही लेना है ना, तो जो जिस चीज में ज्ञानवान है उस चीज से ज्ञान लो जाके। इंटरनेट पे फ्री में ज्ञान बट रहा है, लेते रहते हो, दिन भर रील सुनते रहते हो, ज्ञान ही ना सुनते हो रील्स में, और क्या आता है। परीक्षा पे चर्चा कौन करते हैं? जो जीवन में कभी कोई एग्जाम ही नहीं दी है। यही ससुरा हम लोग का किस्मत है बे, हम लोग सुनते हैं। बहुत सारे गृहस्थ पर स्पीच देते हैं, भाषण देती हैं, कोई मैडम है वो, मतलब स्टोरी वगैरह टेलर है, पता नहीं, ध्यान, गृहस्थ पे भाषण देती है, शादीशुदा नहीं है। गृहस्थ जीवन कैसे जिया, गृहस्थ जीवन समझते हो ना, मैरिड लाइफ को कैसे जिया जाए, आप फादर बनते हैं, मदर बनते हैं, कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, कौन स्पीच दे रहे हैं उस पर, और आप लोग करोड़ व्यूज हैं। तो ज्ञान लेने में दिक्कत नहीं है, ज्ञान किन से ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सटीक नहीं मिला तो वही गुरु वाली बात, चाणक्य वाली बात, प्रलय सृजन, निर्माण सर्वनाश, सब कुछ हाथ में है। फिर ये एकदम छोटी सी क्वेश्चन गई काम से। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन बोल दिया, विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ए NO2, B OF2, C CO2, D none। कूद पर OF2, कूद ही पर रहे थे, अभी नहीं मैं टोकता तो कूद चुके होते ना। आप लोग को भी बोला OF2 न्यूट्रल है, तो आंसर इसका कूद पड़ेगा लोग किस पे, बी पे। बी इसलिए नहीं होगा कि फिर वो ऑक्साइड नहीं है जी, ऑक्सीजन का फ्लोराइड, एग्जैक्टली, वो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। ऑक्साइड का मतलब किसे ऑक्साइड बोलते हैं? जब O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। कुछ आया समझ में? तो OF2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट F की -1 है, तो O की कितनी है? +2 है। इसीलिए OF2 न्यूट्रल तो है लेकिन ऑक्साइड नहीं है, मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इतनी छोटी सी चीज आ जाए, आपको सब आते हुए भी आप सर्वनाश कर लेंगे अपना। OFF H2O की तरह ये स्ट्रक्चर है इसकी, यहां पर बॉन्ड एंगल 102 डिग्री के अराउंड होती, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये ऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? हाथ उठाइए। वेरी गुड, क्लियर हो गया अच्छे से। तो CO न्यूट्रल था, CO के साथ में CO, NO, N2O, H2O ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। OF2 न्यूट्रल है बट वो ऑक्साइड। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे चीजों को समाप्त करता हूं। आज हम लोगों ने मेटल का वाटर से रिएक्शन कंप्लीट किया। बहुत सारी खास चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, जिसमें खास करके गैलियम इंडियम का तब तक वाटर से रिएक्शन नहीं करना है जब तक कि क्या मौजूद ना हो, ऑक्सीजन मौजूद ना हो। कौन कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। नोट्स को पढ़ते रहे, अपने टाइम को थोड़ा सा बांटे सही तरीके से कि मुझे कब क्या कैसे किस तरीके से पढ़ना। अपने आप को अपना फोकस बनाए। ड्रॉपर बैच में है आप, पूरी ताकत झोंक दे। दिन का 24 घंटा का 24 घंटा आपका इस्तेमाल हो, टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर। और ये ध्यान रहे वैसे लोगों के संपर्क में रहें, उनको दोस्त बनाए, उनके साथ पढ़े लिखे काम करें जिनसे आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, जिनके वजह से आप नीचे ना चले जाए, जो आपको लेकर डुबा ना दे।
ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग नॉन मेटल की वाटर से कहानी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।